ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्वांटम नंबर। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्या होता है क्वांटम नंबर, एक एक करके जो है बात करेंगे। सर स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर नहीं की है क्या? सॉरी। ओके, अब विजुअल है? यस ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आज की क्लास में बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आपको हर एक साल बाद जो है एक साल जो है पूछा जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं ताकि कि आपको थोड़ा सा जो है क्लियर आ जाए। मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। यहां पे हमने क्या करा, दो प्लेट लगा दिया, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस साइड अगर जिस साइड हमने यहाँ पे जो है क्या करा कि सनलाइट को स्ट्राइक कराया, यहाँ पे हमने जो है सनलाइट दिया। इसको हम लोग कह देंगे कैथोड। अभी समझाएंगे क्यों कैथोड कैसे एनोड होगा। और इसको हम लोग क्या कह देंगे, एनोड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कैथोड का छोटा होता है, एनोड का पॉजिटिव होता है तो बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से लिखते हैं। अब सुनिएगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सनलाइट से क्या निकलता है, कंटिन्यूअस मैनर में फोटोन निकलता है या डिसकंटिन्यूअस मैनर में? कहोगे डिसकंटिन्यूअस मैनर में ऐसा निकल रहा होगा। वो अलग बात है कि एक सेकंड में इतने सारे फोटोन निकलते हैं जिस कारण से हमें लगता नहीं है कि लाइट जो है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल कर रहा है। अब जैसे ही इस यहाँ पर सीजियम, ये जो बेसिकली बना होता है, किसका बना होता है, सीजियम का बना होता है। क्यों सीजियम का बना होता है? क्योंकि सीजियम जो होता है वो कम एनर्जी पे ही अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्साइटेड करा सकता है। इसीलिए इसको जो हम लोग किसका यूज करते हैं, सीजियम प्लेट का यूज करते हैं। ओके, अब जैसे ही टकराएगा, इसके टकराने से इसको एनर्जी मिलेगी और जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा। ओके, जहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, अगर यहां से हमारे पास नेगेटिव है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जिधर साइड इलेक्ट्रॉन आएगा उधर साइड को हम लोग क्या कह देते हैं, एनोड कह देते हैं। वही कहता है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक जो है इफेक्ट कह देते हैं। Emission of electron from the surface of metal by falling of photon suitable energy or wavelength is known as photoelectric effect। कहता है कि आपके पास ये जो फोटोन है, ये क्या है, आपका फोटोन है। ये जो फोटोन है ऐसा नहीं कि कोई भी फोटोन से आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, नहीं। एक सुटेबल फोटोन। सुटेबल का मतलब क्या है कि जितना उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो उतना उसको मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे अमीटर है, ये बैटरी है, और जैसे इस पे जो हमने क्या करा कि जो है यहाँ से सनलाइट यानी कि निगेटिव पार्ट पे लगाया तो ये जो यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। ये जो इतना अच्छा फिनोमिना है क्योंकि इसका आप सभी लोग जो है यूज करते हैं। मुझे बताइए कि जितना कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बढ़िया होगा या ज्यादा एनर्जी में निकलेगा वो बढ़िया होगा? बोलिए। कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बढ़िया है या ज्यादा एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बढ़िया है? बोलिए कुछ तो। कम। वेरी गुड।
जितना कम एनर्जी से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना बढ़िया है। क्योंकि आप खुद सोचिए, पहले का जो आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया होगा, तो पहले का सोलर प्लेट जो होता था वो कैसे करता था, यानी कि धूप के डायरेक्शन में हमें घुमाना पड़ता था। कभी किसी ने ऐसा देखा है कि सन की लाइट इधर है तो इधर कर दो, उधर है तो इसको पलट के जो है उधर कर दो, ऐसा करते थे? याद आ रहा है? कभी देखा होगा या शायद आपने नोटिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा लगती थी। लेकिन आजकल की जो सोलर प्लेट है वो बहुत ही कम एनर्जी में, इसलिए कहा जाता है कि सन के उगने से पहले और सन के डूबने के से जस्ट पहले तक आपका बैटरी जो है चार्ज होते रहता है। अब वो जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा तो उतना जल्दी चार्ज होगा, लेकिन कम एनर्जी पे भी आजकल के जो है सोलर प्लेट जो है वर्क करते हैं। अगर मैं कहूं कि सोचिए कि अगर कोई साइंटिस्ट या कोई आप लोगों में से कोई ऐसा जो है डिस्कवर कर दे जो रात के समय भी या रात के लाइट की एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा दे, तो सोचो कितना बढ़िया होगा। तब आप लोगों को कभी भी पेट्रोल, फ्यूल, डीजल या जो है इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक हमारे पास ऐसा नहीं है। अभी तक हमारे पास ऐसा है कि सनलाइट ना भी हो तो भी चार्ज होगा। लेकिन पहले क्या था ना, मैं आज से 10 साल हूं, तो उस समय क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ गर्मी के समय चार्ज होता था, बरसात के समय, ठंड के समय चार्ज नहीं हो पाता था, या जिस समय धूप रहता था उसी समय चार्ज हो पाता था। लेकिन आज का सिनेरियो चेंज हो चुका है। आजकल आपका जो है गर्मी के साथ पूरा बरसात चाहे कितना भी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, ठंड में भी वर्क करता है, क्योंकि उस समय फोटोन होते हैं। वो अलग बात है कि उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, यानी कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो फोटोन है वो थोड़े कम स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि सन की जो रोशनी है दूर हो जाती है, इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर किसी दिन किसी साइंटिस्ट ने ये करके दिखा दिया कि वो रात की एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट करा दिया, तो फिर हम लोगों को कभी भी पेट्रोल पंप या सीएनजी इन सब की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कब आती है? सोलर प्लेट की सबसे बड़ी समस्या है रात में। आप लोगों ने नोटिस करना कभी भी, जो सबसे बड़ी समस्या होती है सोलर प्लेट की, वो कब होती है? रात में होती है। क्योंकि रात में सोलर प्लेट वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको चाहिए चार्ज होने के लिए। तो जब तक चार्ज रहेगा बैटरी तब तक वर्क करेगा। इसी कारण से अभी तक हम लोग जो है इसको डे एंड नाइट में यूज नहीं कर पाते, सिर्फ डे में ही यूज कर पाते। ओके, सपोज कीजिए कि यहां से कुछ एनर्जी आया, जिसको मैंने मान लिया ई एनर्जी, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो मैं इसको कह देता हूं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम लोग क्या कह देंगे? वर्क फंक्शन कह देंगे। भैया एक एक करके और भी चीज समझाऊंगा। ओके, अच्छा, जब वर्क फंक्शन हो जाएगा साथ में ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले मैंने आपको 2-3 टर्म समझाता हूं, फिर इन दोनों वर्ड को समझाऊंगा। वर्क फंक्शन क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject electron from the metal surface। इसको हम लोग क्या कह देंगे? वर्क फंक्शन कह देंगे। ठीक है, ओके। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? वर्क फंक्शन कह देते हैं। मैं शॉर्ट में जो है सिंबल के फॉर्म में लिख देता हूं इस प्रकार। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आप मुझे बताइए कि आपको मैंने कहा था कि एनर्जी इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो सके? इजेक्ट हो सके, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच
इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हुआ कि अगर जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी ही एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो वही कहता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा फ्रॉम द मेटल सरफेस, इट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, जब मैक्सिमम वेवलेंथ पे, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होगी उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, अब इन तीनों टर्म को मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझाता हूं आपको, ताकि कि जो है समझ में आ जाए। सपोज कीजिए कि मैं आप सभी को, या आप लोगों ने अपने घर में कभी नोटिस किया होगा ऐसा, कि अगर मैं रियल एग्जांपल ले रहा हूं, अब जैसे मुझे मान लो कि अपने भाई से पेन मंगाना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने भी कई बार अपने भाई से या फिर अपने बहन से या पापा से मंगाया होगा। हम अपने भाई से मंगाते हैं, या मम्मी आपको कभी कुछ लाने के लिए देती है। सपोज कीजिए आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा ये जो है बुक ले लो, ठीक है, या पेन ले लो, या कुछ सामान ले लो। अगर पेन लेने में गया, मैं मान लेता हूं कि पेन का जो प्राइस है वो कितना है, 5 रुपीज है, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मम्मी ने मुझे 5 रुपया ही दिया, तो ये जो 5 रुपीज है किसमें खर्च हो गया, आपके पेन में खर्च हो गया। यानी कि जितना आपका वो कॉस्ट था वो वर्क फंक्शन हो गया। इतना तो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके। अब मान लो कि आपकी मम्मी ने 5 रुपया नहीं दिया। कई बार अगर जब 5 रुपया का सामान हो 5 रुपया दिया जाता है तो हम लोग कहते हैं हम नहीं लाएंगे, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, शाम में, सुबह, दोपहर, ऐसे करके जो है टाल देते हैं। अब मान लो 10 रुपया दे दिया आपकी मम्मी ने, आप एकदम नाचते हुए जाएंगे कि 5 रुपया का पेन लेना है, 5 रुपये का चॉकलेट खाना है, ठीक है। अब ये जो 5 रुपये का जो एनर्जी बच गया, यानी कि जब हम जाएंगे तो नाचते हुए जाएंगे, तो यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो आपको टोटल एनर्जी मैंने 10 रुपया दिया था, उसमें से आपने 5 रुपया कहां खर्च कर दिया, आपने जो है जिस काम के लिए आपको, अगर जब पेन का प्राइस 5 रुपए है तो 5 रुपए यानी कि आपके तो वर्क फंक्शन में चले गए, लेकिन जो बच गया एनर्जी वो क्या हो गया, आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। बोलिए, क्या अब आप लोगों को समझ में आया कि आपने टोटल एनर्जी ई लिया था, जिसमें से ये जो ई है एनर्जी है, टोटल एनर्जी आपने कितना दिया। बोलिए, टोटल एनर्जी हो गया। और ये क्या है, वर्क फंक्शन, यानी कि आपने वर्क में कितना एनर्जी खर्च किया, इसको वर्क फंक्शन कह देते हैं। ये भी एनर्जी है, ऐसा नहीं सोचना ये भी एनर्जी नहीं है। यहां पे अगर जब मैं निकालूं, वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट, जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी चीज को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा नॉट। और यहाँ पे वी नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। और लेमडा नॉट यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब बस आपको इतना से ही याद रखना है कि टोटल एनर्जी ई है, इसमें से 5 रुपया हमने जो है किसमें खर्च कर दिया, जो है पेन लाने में। 5 रुपया जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी है। जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी हो ही, अगर जितना सा दिए तो हम लोग धीरे से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वहीं रुक जाएंगे। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के साथ उतनी तेजी से निकलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो है कितनी एनर्जी दी और उसका वर्क फंक्शन कितना है। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको ना एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, E इक्वल टू एच म्यू, तो ये क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए आपको एक चीज ये याद रखना है, बाकी हम सब खुद ही जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा नॉट।
प्लस जो है काइनेटिक एनर्जी। अब वो जिस टर्म में आपको दिया फ्रीक्वेंसी के टर्म तो फ्रीक्वेंसी वाला लगाइएगा, अगर वो वेवलेंथ के टर्म में दिया रहेगा तो वो वेवलेंथ के टर्म में लगाइएगा। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आपको जो है क्लियरिटी मिल सके। यहाँ पे ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 384 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, आपसे पूछ रहा है कि आपके पास वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो फाई जो है आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 384 किलो जूल पर मोल। ओके, अब वो क्या कहता है फ्रीक्वेंसी निकालना, तो फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के लिए जो निकलेगा वो ये निकलेगा। ओके, तो फाई की तो वैल्यू कितनी दी हुई है 384 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे ही हमने यहां से क्या कर लिया, अब हमारे पास H की तो वैल्यू पता है कितनी होती है 6.6 6.6 into 10⁻34। ओके, तो यहां से हमारा क्या हो गया V निकल जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, ऊपर में जो है 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 10। ओके, तो 10⁻³ इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, इसको लिख सकता हूँ 10⁻4, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻+ 34 एंड 4 यानी कि जो है 38 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जो है आपका जो है 10⁻38 निकल जाएगा। और ये जो कितनी बार में कट रहा था 4 बार में, 4 बार में 4 6 24, नहीं 4 बार में नहीं 5 बार में कट रहा था क्या 6 5 30 6 6 36, हमारा कितनी बार में कट जा रहा है अप्रोक्स 384, 6 6 36 6 6 36 तो अप्रोक्स मैं 6 ले लेता हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻38। तो इस प्रकार से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब मुझे वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ कैसे निकाल लेंगे, तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू hc/λ, और यहाँ पे आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू दी हुई 384 और h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और इसकी वैल्यू दी हुई 3 इंटू 10⁸, और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया लैम्डा नॉट निकाल लिया। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे जगह जाके क्या हो जाएगा 384 इंटू 6.6 इंटू 10⁻, ये इधर चले जाएगा, तो इसको जो है जस्ट अपोजिट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 384। इसको कटा देते 6 से और नीचे में 10 आ जाएगा, और इससे कटा देते 2, तो यहाँ पे जो है कितना आ गया 2 आ गया। ओके, यहाँ से हमने जो है इसको क्या कर देते एक पेज में लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज में, तो हमारे पास कितना हो गया 10⁻, कैलकुलेशन बेस हो गया 10⁻⁻34 इंटू 10⁸, और नीचे में कितना हो गया 2 इंटू 10। ओके, अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, इसकी जगह पे हम जो है 100 ले लेते हैं, तो 10⁻⁻34 इंटू 100 इंटू 10⁻6, और यहाँ पे 20, तो ये कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, और यहाँ से जो हमारा कट जाएगा तो कितनी बार में आ जाएगा 28, यानी कि 10⁻⁻28 मीटर। तो इस प्रकार से आपके सामने जो है क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ये AIEEE का क्वेश्चन है, 2016 के आसपास का होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि वर्क फंक्शन जो है दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अब वो पूछ रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइट कैन बी यूज फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, यानी कि बेसिकली आपसे लैम्डा पूछ रहा है, वो भी लैम्डा नॉट। ओके, आपको वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पता है, वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा hc/λ,
और ये लैम्डा निकालना है, तो क्या लैम्डा नॉट इक्वल टू HC बाय फाइव लिख दूं? Yes, sir. ओके, अब देखिए h की वैल्यू कितनी, 6.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, Minus 34 -34 इंटू c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 टू द into पावर 10 raised 8। to power 8. अच्छा, जो 5 की वैल्यू दी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन में दिया हुआ है, तो इसको हमने क्या कर दिया, क्योंकि सारी वैल्यू जूल में ली है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए कितना से करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -19 से। ओके, अच्छा देखिए, अप्रॉक्स में लूं, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तो ये 16 चौके 64, तो करीब करीब 1 आ जाएगा, नीचे 64 ऊपर भी 64, तो करीब करीब 1.0 आएगा, तो इसको हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। बोलिए क्लियर है? 10 टू द पावर 8 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 34, और ये हो जाएगा 27, 19 और 8 27, तो यहां से कितना हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ओके, अब हम चेक करते हैं कि किसके करीब है। अब कहोगे यहां तो नैनोमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं, हम अप्रॉक्स ले लेते, 300 कर देंगे तो 2 जीरो इधर भी कर देंगे, तो 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, 9। इसको जो है मीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, नैनोमीटर में, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 इंटू 10 टू द पावर नैनोमीटर। ठीक है, अब देखिए हमने अप्रॉक्स वैल्यू लिया है, हमने 6.6 को हमने कितना ले लिया, 6.4, तो इसीलिए जो है इसके नियरेस्ट जो वैल्यू आ जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो किसने डिस्कवर किया था, हेनरिक रोडलॉफ हार्ट ने जो है इसको क्या किया था, जो है डिस्कवर किया था। अब देखो नीट 2022 का क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं यही कैलकुलेट करता हूं। आपसे दे रखा है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इसका मतलब है कि लैम्डा दिया हुआ है ये, ठीक है, 300 नैनोमीटर। ओके, यहां से हम एनर्जी निकाल लेते हैं, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC बाय लैम्डा, क्योंकि हमें पता है E इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है तो H की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6 पॉइंट, या पहले हम लोग फॉर्मूले में जो है एक ही बार में पुट कर देंगे। क्या निकालना है हमें, कह रहे व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या है, E इक्वल टू ये प्लस काइनेटिक एनर्जी, E की जगह पे हम HC बाय लैम्डा लिख देते हैं, और वर्क फंक्शन की निकालना है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको कितना दिया, 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। ओके, तो H की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, C की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और वेवलेंथ दिया हुआ है 300 नैनोमीटर, इक्वल टू 5 प्लस 1.68 इंटू 10 टू द पावर -5। अच्छा, ये जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे जो इस बार जो दिया हुआ है मोल पर दिया हुआ है, यानी कि 1 मोल का, तो अब हमें यहाँ भी 1 मोल का निकालना पड़ेगा। बोलिए यहाँ भी कितने का निकालना पड़ेगा, 100 मोल का निकालना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम नैनोमीटर को 10 टू द पावर कितना कर देते हैं, -9. ओके, ठीक है, ये जो वैल्यू निकली वो कितने निकली, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6.023 इंटू 23, ये वैल्यू आपको दिया भी है। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने 6.626 दिया, हमने अप्रॉक्स ले लिया, तो इसको यहां से हम लोग जो सॉल्व करेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1.68 इंटू 10 टू द पावर -5। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब जो है ना 2.3 आ जाएगा,
मैं एक बार कर भी देता हूं क्योंकि करूंगा तो ज्यादा समय लगेगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करके आप इसको माइनस कर दीजिएगा, तो जो है आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब वो कहता है, सेकंड क्वेश्चन है, ये बेसिकली बोहर्स जो है ऑर्बिटल का है, यानी कि जो है रेडियस वाला है। तो रेडियस इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, आर इक्वल टू 0.529 या 529 की जगह पे हम 53 लिख सकते थे, इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब एक बच्चा कहता है कि सर यहाँ पे हीलियम क्यों दिया है, एक्चुअल में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आप इससे डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, किस ऑर्बिट के लिए, लिथियम के लिए निकालना है, थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो 3 का स्क्वायर, जेड क्या है 3, तो यहाँ से 0.53 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ से आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, और 2 डिजिट के बाद है तो यानी कि 1.59 हो जाएगा। ओके, ये जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में। अब आपको किस में चाहिए, पिकोमीटर में चाहिए, तो पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻12 होता है, तो 2 डिजिट इधर कर देते, तो 159 अप्रॉक्स में 10⁻12, या जो हम क्या कर लिख सकते हैं, पिकोमीटर। तो देखिए इसका वैल्यू किसके करीब है, तो आपका जो है ए के करीब है। बोले क्लियर है, ओके। ये अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर क्या बताता है बेसिकली, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है। जैसे आप लोगों का, मुझे मान लो किसी स्टूडेंट का मुझे पता करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उसका स्टेट, फिर क्या देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फिर क्या देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमें इंडिया में है बहुत सारे स्टेट है, तो हम सबसे पहले स्टेट देखेंगे, मुझे भेजना है तो स्टेट, फिर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, फिर देखेंगे क्या, विलेज, और विलेज में हम क्या देख लेंगे, होम। तो यहां से हम जो है क्या कर सकते हैं, इन सब चीज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वहां तक कि इलेक्ट्रॉन की सारी पोजीशन को हम बता सकते हैं। तो बेसिकली यहां भी क्या होता है कि क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, या इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन कि वो किस प्रकार से है, कहां पे है, इन सभी चीजों के बारे में जो बताता है वो कौन बताता है, क्वांटम नंबर। आप सभी को पता होगा कि क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और कौन सा होता बताइए, सेकेंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन जो होता है वो क्या हो जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। यही चारों के चारों मिलके आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, और एजिमुथल क्वांटम नंबर को एल से, एंड स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। हम सबसे पहला पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किसने दिया था, बोहर्स ने दिया था। इसको याद रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किसने दिया था, बोहर्स ने। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो आप कहिएगा एनर्जी बताता है एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, क्या क्या बताता है, कि वो एनर्जी बताता है एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। बाकी सारी चीजें जो है हमने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे जैसे जो है न्यूक्लियस से दूर जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या घटता है, तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे सभी चीजें बढ़ती है, एक्सेप्ट जो है वेलोसिटी क्या होता है, घटता है। ओके, किसी भी नंबर का जो मैक्सिमम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, जो क्वांटम नंबर होगा, वो कैसे पता करेंगे, जैसे मेरे पास 4p है, ये जो है ना 4, यही आपको क्या बताएगा, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब मेरे ख्याल से 3p में, तो ये जो 3 है ये क्या है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे आसान होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता करना, और फिर जो होता है वो कौन सा होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखेंगे कि सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर केस में वही उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ये भी बता देगा कि उसका पीरियड कौन सा है, फोर्थ है, थर्ड है, जितना ज्यादा होगा। उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो nh/2π होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, nh/2π, या MBR भी लिख सकते हैं। लेकिन जनरली आपके पास नीट में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, nh/2π, और n वहां पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। किसी भी सेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2n² होते हैं। फर्स्ट में 2n² का मतलब n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 से लेके इंफिनिटी तक। अगर जो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। इसमें अगर जो 2 रखेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8। इसमें कितने आ जाएंगे, 18। इसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32। तो ये बताता है कि इस प्रकार से आपके पास किसी भी सेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे, आपके 2n² हो जाएंगे। क्लियर है? ओके। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि 6p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 6। वेरी गुड। ये तो इतना सा क्लियर हो गया होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना बहुत ही आसान है। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। हम लोग जनरली इसको एजिमुथल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो दिया था वो किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने दिया था। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है ना, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होगा, जिसको एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे यहां पे हमने लिया है, L से। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, n-1 होगी। अगर मैं कहूं मेरे पास कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो क्या उसकी L की वैल्यू 4 हो सकती है क्या? नो सर। नहीं हो सकती। अच्छा 3 हो सकती है क्या? यस सर। बिल्कुल हो सकती है। क्या 2 हो सकती है क्या? हो सकती है। यानी कि n-1 से लेके जो है ये हो सकता है 1 0 1 2 3, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन कहां तक आपका जो है, जैसे यहाँ पे है तो L जो है 1 और L लास्ट, यानी कि 0 1 2 3 हो सकता है। सिर्फ एक कम होगा, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 4 है तो यहाँ पे 3 2 1 0 हो जाएगा, 5 है तो 4 3 2 0 1 हो जाएगा, 6 है तो 5 4 3 2 0 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, आपका एक कम होना चाहिए, कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए और कभी भी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि मेरे को बताइए, मेरे को एक ने दिया कि 4d है और इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 दे दी, क्या सही है? नो सर। नहीं, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर नहीं हो सकता, उससे कम होगा, और वो भी कितना, एक कम होगा। यहां तक अगर आपको याद हो गया तो अब एक छोटी सी और बात याद रखिएगा। ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना, ये बताता है शेप सबसेल का, यानी कि नेम बताएगा कि आपका कौन सा सबसेल है, एस है, पी है, डी है, एफ है। पहले तो ये बताएगा, फिर शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, और फिर क्या बताएगा, नाम में ही एंगुलर मोमेंटम है तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करना, आप याद रखना कि एस के लिए जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल की वैल्यू वो 0, पी के लिए जो है क्या से बात करेंगे 1, एसपीडी के लिए जो बात करेंगे 2, एंड एफ के लिए जो बात करेंगे क्या हो जाएगा 3। एक्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल। एस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल। पी का जो शेप होता है कैसा होता है, डंबल। डी का शेप कैसा होता है, डबल डंबल। एफ का जो शेप होता है कैसा होता है, बोलिए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी ना, 11th में नहीं पढ़ी थी? बोलिए, नहीं पढ़ा था क्या आप लोगों ने? अरे बता दीजिए ना, उस हिसाब से फिर स्लो हो जाएंगे ना। सिर पड़ा था। ओके,
बाकी सब तो आप लोग को ये तो पता होगा ना, एस को हम लोग क्या कहते हैं, देता है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे जो आपकी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, मैंने आपको बता दिया कहां से कहां होगी। अगर जो किसी का n3 है तो 0 1 2 हो जाएगा, 4 है तो 0 1 2 3 हो जाएगा, इस प्रकार से। ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है, इफ n इज सेम, देखिए यहाँ 4s 4p 4d 4f, यानी कि तीनों में n की वैल्यू क्या है, सेम है। ये जो आपका 4s है, 4 क्या बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s क्या बता रहा है, एजिमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है, यानी कि उसका सबसेल कौन सा है। ठीक है, अगर s है तो s के लिए वैल्यू कितनी लेनी है, 0, p के लिए 1, d के लिए कितनी लेनी है, 2, एंड f के लिए कितनी लेनी है, 3 लेनी है। ठीक है, तो यही कहता है कि अगर आपके पास क्या हो जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाए, तो जो f होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, फिर d की, फिर f की, एंड फिर जो है कैस की हो जाएगी s की। ये कब होगा, जब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा। इन केस अगर आपका क्या हो, एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम हो, एस 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 एस, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दोनों केस याद रखना, सीधे सीधे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए 1s इक्वल टू 2s इक्वल टू 2p, इसी प्रकार से सो ऑन जो है सबकी एनर्जी जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पे जो है ये सभी के सभी जो है क्या होते हैं, इक्वल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ठीक है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो L इंटू एल प्लस 1 h/2 होता है, और h/2 को हम इस प्रकार से क्या करते हैं, हैश से जो है क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यानी किस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब s की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि l का जो है s के लिए कितना होता है, 0 होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे याद रखिएगा कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, f में कितने होते हैं, 14 होते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल में यहाँ लिख भी देता हूं, s का जो शेप होता है कैसा होगा, spherical, स्फेरिकल, और p का जो होता है कैसा होता है, dumbbell shape, डंबल शेप होता है, और d का जो होता है कैसा होता है, double dumbbell, डबल डंबल हो जाता है, और f का जो हो जाता है कैसा हो जाता है, complex, कॉम्प्लेक्स कह दीजिए, या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना, एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, पी में कितने, 6, एंड डी में कितने 6, होते हैं, 10, एंड एफ में कितने होते हैं, 14, 14। अच्छा मैं पूछूं कि जी होता तो कितना इलेक्ट्रॉन होता, तो 4 4 क्या 18, करना, ऐड कर देना। हाँ वेरी गुड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू आपको जिसका भी निकालना है 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, L प्लस 1। अब देखिए S है, S के लिए जो है कितनी वैल्यू लेते हैं, इसको याद रखना, 0, P के लिए हम लोग कितनी लेते हैं, 1, और यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी, क्या सही आ रहा है कि नहीं, 1, एक मिनट, हमारा क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू 2L प्लस 1। ठीक है, चेक करते हैं, S P D एंड F, तो 0 1 2 3। एस के लिए हम जो है कितना रखेंगे, 0, तो 0, तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, 2, तो यानी कि बिल्कुल सही है। तो आप किसी भी सेल का जो है इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, सब सेल का, वो आपका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू 2L प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो जी में 18 हो जाएगा। सिमिलरली एच में पूछे तो 22, इस प्रकार से, यानी कि 4 4 जो है आप ऐड करते चले जाइएगा तो आपको जो है इलेक्ट्रॉन निकलते चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी ना आपको कहाँ होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस ऑर्बिटल में है। जैसे अभी तक हमने जो बात किया था, हमने कहा कि भाई ये जो है सेल है, सेल के अंदर हमने कहा कि ऑर्बिटल है, यानी कि ये जो है पी है, पी के अंदर कितने और सॉरी सबसेल है, सबसेल के अंदर कितने हैं ऑर्बिटल है। तो पी में कितने ऑर्बिटल है, 3 है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसके बारे में जो बताता है वो कौन बताता है, आपका कि जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ना -L2 + L होता है। और आपने L कहां से निकालना सीखा, जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर से। एजिमुथल क्वांटम नंबर में कैसे निकालते हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसमें से एक माइनस कर देना, L निकाल लेना, और वहां से जो हम लोग क्या कर सकते हैं -L2 जो है +L तक जो है इसकी वैल्यू चली जाएगी। ओके, अब ये जो है स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो जनरली अगर अपवर्ड है तो आप इसको +½ ले लीजिए, अगर ये डाउनवर्ड है तो आप -½ ले लीजिए। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ये कह देता है कि इसको हम -½ ले रहे हैं तो आप इसको -½ लेके बनाइएगा। वो डिपेंड करता है सिचुएशन, सिचुएशन जो है ना मे भी चेंज हो जाती है कई बार, लेकिन जनरली हम ट्रेंड मानते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन है तो +½ ले लेंगे। ठीक है, अभी देखिए आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। पहले मैं 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे समझाता हूं। सपोज कीजिए मेरे को कहा कि सोडियम का लास्ट एटम का जो है आप चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखिए। मेरे पास सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। आप सभी को पता होगा एस एस पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस। यहां से हमने जो है निकाल लिया। अब मुझे बताइए कि सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसको पकड़िए 3s1। यहां पे मुझे बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, कहोगे 3। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ओके, सेकंड आता है हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर। हमने कहा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है 0 to n-1 होती है। ओके, लेकिन हमें यहां पता है कि 0 to n- के बीच में होगी। यहां वैसे भी देख सकते थे कि s है तो s के लिए कितना होगा 0। s के लिए जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए क्या लेते हैं 3 लेते हैं। ओके, तो यहां पे 0 हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ध्यान सुना, अब यहां तो आसान है। यहां पे सपोज कीजिए कि s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं, और याद रखना है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अगर बच जाए उस सेल में तो उसको हम लोग पेयरिंग कर देते हैं। तो यहां से स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो गया, कहोगे ऊपर डायरेक्शन हम जनरली क्या लेते हैं +½ कि ये जो है इसके चारों क्वांटम नंबर हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि 3p5 के चारों क्वांटम नंबर, ध्यान सुनना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। अभी देखना 2023 का भी क्वेश्चन इसी पे है। अब ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले मुझे बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको n से भी लिख सकते हो। 3 वेरी गुड, n जो है यहां से 3 आ गया। अब मुझे बताइए यहां से कि आपने जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 वेरी गुड, S के लिए 0, P के लिए 1, यानी कि L की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ओके, अब यहां पे देखना M की वैल्यू, M की वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी। P ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल में टोटल सॉरी P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 सबसेल होंगे। बोलिए, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं px, इसको लिखते हैं py एंड pz। इन तीनों में से कहीं भी पहले भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 5 है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना 1 1 1। अगर बच जाए तो पेयरिंग करना। क्या 5 यहीं तक आ गया, यस सर अच्छा ये ध्यान रखिएगा
कि इसकी जो m की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -L2 प्लस n, यही तो होती है। इसका मतलब है कि L1 है तो यानी कि -1 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, या लिख सकते हैं -1 0 एंड 1, तो ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 0 1। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, किन्हीं और को अगर जो ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। फिर से देखिए, हमने क्या करा कि L तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कहोगे सर P D F जो भी है हमने यहां से देख के लिख लिया। M की वैल्यू जो होती है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर के यानी कि -L से लेके +L तक होती है, जो भी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमने जो है कहा कि भाई L = 1 है तो यानी कि -1 से +1 हो गया, इसके बीच में -1 0 1 आ गया। हम क्या करें कि जैसे वैल्यू आई तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। मुझे बताइए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा था, पी वाई में। कैसे पता लगा? हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले फिल किया, फिर उसका जो बचा पेयरिंग कर दिया, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पे बच गया। तो मुझे बताइए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भरेगा तो वही तो m की वैल्यू हो गई, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नीचे की ओर भर रहा है तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बोले क्लियर है? एक और क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको कह देता हूं 3D7 का आप लोग प्रिंसिपल यानी कि चारों वैल्यू निकालिए। आप लोग एक बार कैलकुलेट कीजिए ताकि कि हम फिर जो है क्वेश्चन कर सके प्रीवियस PYQ के। बन गया? बोले बना लिए? इस टाइप के क्वेश्चन को सीखना बहुत जरूरी है। यहां तक देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा 3 3, और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 2। वेरी गुड। H के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, यहाँ पे 2। ओके, अब हमें जो है क्या निकालना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर D है, तो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 5। इसको हम लोग लिखते हैं DXY, DYZ एंड DZX, DX² एंड जो होता है DZ²। खैर हमें इतनी चीज की मतलब नहीं है, यहां पर याद रखिएगा कि DZ में हमेशा जो है वो 0 फिल होता है, यानी कि जो है 0 जो नंबर आएगा वो DZ में आता है, DZ²। कहीं भी आप लिख सकते हो क्योंकि इन सबकी जो एनर्जी सेम होती है। फिलहाल बस ये बात आपको बताना था इसलिए मैंने जो है DZ² लिखा। ओके, अब हम D7 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है 6, एंड जो लास्ट में कहां भराया, यहाँ पे भराया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आपका L यानी कि जो है कहां से जाएगा -2 2 2 2, यानी कि -2 क्या हो जाएगा -1 -1 0। कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखा, एक्चुअल में हम यहाँ पे जब जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे। अब चाहो तो लिख सकते हो DZ², लेकिन याद रखिएगा हमेशा DZ में 0 आता है। हमें यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार नीट ने या किसी एग्जाम ने पूछा था कि DZ² में जो M की वैल्यू होगी वो क्या होगी, +1 +2 या इस प्रकार से दिया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ओके, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भरेगा वही इसका क्या हो जाएगा, यानी कि -1 हो गया। ओके, अब स्पिन क्वांटम नंबर नीचे की डायरेक्शन की और ऊपर की डायरेक्शन की और नीचे की, तो नीचे वाले के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं -1/2। ओके, अब देखिए ये देखिए आपका 2023 का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट क्वांटम नंबर फॉर द फ्लोइंग। आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए n = 4, अगर जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो L3 हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। m की वैल्यू जो है क्या हो सकती है -3 2 +3, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। ms कहीं भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। इनकरेक्ट सेट बताना है। चलिए सेकंड देखते हैं।
n इक्वल टू 5, अगर जब 5 है तो इसके नीचे जो है वैल्यू बिल्कुल सही है। m इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस 2 लेके जो है क्या हो जाएगा +2, साथ में जीरो भी आना चाहिए। क्या यहाँ जीरो आ रहा है क्या, नहीं, इसका गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी सभी में जो है बिल्कुल सेम है। बोले क्लियर है, ये आपका जो है नीट 2023 का क्वेश्चन आया था। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। आपको बताओ कि कौन सा सेट जो है पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो क्या एल की वैल्यू 0 हो सकती है? Yes, sir. ओके, चेक करते हैं। हमने क्या कहा कि एल की जो वैल्यू होती है वो 0 टू क्या होती है, n-1, तो n इक्वल टू 2 यानी कि जो है बिल्कुल हो सकती है। अब m की वैल्यू, यहाँ पे हमने जैसे ही m की वैल्यू 0 ले लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0. हाँ, -0 टू +0, यानी कि इसका मतलब है 0 आनी चाहिए, जबकि ये क्या दे दिया माइनस। ये पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। तो ये जो है क्या है आपका नॉट पॉसिबल है। ये बात समझ में आ गई ना। याद रखना कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होगा उसी का जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 टू प्लस होता है। तो ये तो +1 दे दिया, इसकी वैल्यू 0 है, तो इससे ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए क्या हो गया नॉट पॉसिबल, यानी कि ये जो है गलत सेट है। अब यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m यानी कि जो है इससे छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और ये प्लस माइनस हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। अब सिमिलरली c, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, m इक्वल टू -2, यानी कि n 2 है और n मैंने कहा इससे ज्यादा तो वैल्यू नहीं हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए थे और इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो आपसे पूछ रहा है इस सारे एग्जाम प्रीवियस ईयर के, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है 3, तो 3 लिख दिया। l यानी कि 1, तो क्या होगा, p होगा या s होगा या d होगा या f होगा, P. p, तो 3p। और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6, तो इसका राइट 6. आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 सेट दिए हुए हैं, ये नीट का ही क्वेश्चन होगा। यहाँ पे बताना है कि पोटासियम का, ठीक है, आपको क्या बताना है, पोटासियम का। अब सबसे पहले देखते हैं कि पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि पोटासियम जो होता है कितना होता है, 19. 19। तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, क्या हो जाएगा, SS पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे 3D देख लेते कितना हो गया, 10, 10, 20, तो यहाँ पे कम ही हो जाएगा 4s1। क्लियर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे P, इसके लिए सारा चेक करना है क्योंकि जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसके लिए चेक करते हैं। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। बोलिए P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। मुझे बताइए कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि S है, S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0। ओके, 0. M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि -L जो होता है +L तक लग जाता है, तो ये 0 होती है, ये भी कितना हो जाएगा, 0। ओके, अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन है और पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हम क्या ले लेते हैं, हाफ, ये जो है हाफ हो जाएगा। मुझे बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल सही है, Option A. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 2022 का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें मैच कराना है। देखिए ध्यान से, N2 है तो ये 2 हो जाएगा, L यानी कि 1 है तो क्या हो जाएगा, P, ये P. तो 1 से 3 हो जाएगा, 1 से 3 यानी कि A एंड B। इसका देखते हैं, यहाँ पे 3 और ये L इक्वल टू 2 है तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, D, D. क्योंकि S के लिए जो है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, तो यानी कि 3D। सिमिलरली N इक्वल टू 3 और L 0 है तो यानी कि S हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा। चेक करते हैं कहां पे हमारा पहला A जो है
3 पे जा रहा है, ए जो है 3 पे जा रहा है, बी जो है हमारा 4 पे जा रहा है, बी हमारा जो है 4 पे जा रहा है, सी हमारा कहाँ पे जा रहा है, सेकंड पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। हाँ, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको जो है ना एनर्जी चेक करना है ना, तो N+L रूल से चेक कीजिएगा। अगर मुझे किसी की एनर्जी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, N+L, जिसका N+ ज्यादा हो, N+L, वो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। N यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L यहाँ पे क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हम 6p दिया हुआ है, तो यहाँ पे n कितना, 6p का 6, और lp के लिए कितना होता है 1, तो यानी कि 1। 6p के लिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस। ओके। सिमिलरली अगर मैं कहूं 5f के लिए, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 5 है, और f के लिए कितना होता है, d के लिए 2 यानी कि 3, तो इसकी 3। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। ओके, अब हमारे पास 4d है, तो ये तो 4 हो गया, d कितना हो गया, 2 हो गया, 1। SPD, d के लिए कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब हमारे पास क्या बचा, 5p, तो 5p के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा 5, और p के लिए कितना होता है 1, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 6 हो गई। इसका मतलब है सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा वो किसका हो जाएगा, 5f का होगा। देखते कौन सा है, या तो b होगा या c होगा, चेक करते हैं। ओके, अब हमारे सामने समस्या होगी कि 4d बढ़ा ले या 5p, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, सेम है, दोनों की एनर्जी क्या है, बिल्कुल सेम हो गई। देखिए यहाँ पे, खैर यहाँ पे ऑप्शन से चेक करते हैं कि हमारे पास जो है कौन सा सही होगा। 5f, ओके, यहाँ भी 5 है। अब हमारे पास क्या है, सॉरी, सबसे पहले तो 6p आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सबसे ज्यादा है, 8 के बाद 7 आएगा, तो 6p आ गया। अब हम चेक करते हैं 5p एंड 4d में। ओके, अगर आपका ये सेम हो जाए, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, तो आप देखिएगा कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। आपके लिए जो है एस की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, फिर पी की, यानी कि जो है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप एक बार जो है ट्राई कीजिएगा घर पे जाके, तो आपको जो है पता लगते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। तो